एक गांव में लल्लन नाम का एक सेठ रहता था जो बहुत ही लालची था। किसानों को बेहला फुसलाकर ठेके पर खेत में काम करवाता था और बाद में उनके सामने शर्त रखकर उनका हक का माल ले लेता था। देख घोचू, ये गरीब किसान भी बड़े अजीब होते हैं। जानवरों की तरह दिन रात मेहनत करते हैं और बदले में 2 वक्त की रोटी के लिए तरसते रहते हैं। और तुम मुझे देखो, मुझ जैसा मालिक बस बैठे बैठे हुक्म चलाता है और सारी फसल मेरे गोदाम में भर जाती है। सच कहते हो सेठ जी, पूरा गांव आपकी मुट्ठी में है। इनकी मेहनत का फायदा उठाना आपसे बेहतर और कोई नहीं जानता। पूरे गांव पर आपका ही राज है। आपकी मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। राजा तो हूँ ही मैं। इन बेवकूफ़ों को ऐसी ऐसी शर्तों पर अपनी जमीन उधार देता हूँ कि मेहनत ये करते हैं और फसल मैं हड़प लेता हूँ। आखिर इन लोगों की औकात ही क्या है मेरे सामने। सेठ और घोचू ये सब बात कर ही रहा होता है कि तभी उसके पास रामू नाम का एक गरीब किसान आता है जो बहुत दुखी और परेशान होता है। सेठ जी, मैंने सुना है कि आप किसानों को अपनी जमीन ठेके पर देते हो। हाँ भाई, तुमने बिल्कुल ठीक सुना है। मैं अपनी जमीन ठेके पर देता हूँ। ठीक है सेठ जी, मैं भी आपकी जमीन पर खेती करना चाहता हूँ। मुझे भी 1 साल के लिए आपकी जमीन ठेके पर दे दीजिए। और मेरा नाम रामू है। मैं पास ही के गांव पीपलपुर में रहता हूँ। ठीक है रामू, मैं तुम्हें अपनी जमीन ठेके पर तो दे दूंगा, पर उनके पहले तुम मेरी कुछ शर्त सुन लो। ठीक है सेठ जी, बताइए क्या शर्त है। शर्त यह है कि तुम्हें मेरी जमीन पर काम करना होगा और 1 साल के बाद उस जमीन पर जो भी फसल होगी उस फसल का आधा हिस्सा तुम्हारा होगा और आधा हिस्सा मेरा होगा। ठीक है सेठ जी, मुझे आपकी शर्त मंजूर है। सेठ से जमीन के कागज लेने के बाद रामू वहां से चला जाता है और अगले दिन खेती करने के लिए रामू उस खेत में पहुंच जाता है। चलो, सेठ जी से जमीन तो मिल गई है, अब इसमें खेती करता हूँ। उम्मीद है कि इस साल अच्छी फसल होगी। मुझे बहुत मेहनत करनी होगी, तभी मेरे हिस्से में कुछ बच पाएगा। रामू किसान दिन रात कड़ी मेहनत करता है और फसल उगाता है। कुछ महीने बाद फसल उगकर तैयार हो जाती है। रामू अब अपनी फसल की कटाई भी शुरू कर देता है। चलो भाई, इस साल तो बहुत अच्छी फसल हुई है। अगर आधा जमींदार भी ले जाएगा तो भी मेरे हिस्से में कुछ तो आ ही जाएगा। रामू की उगाई हुई फसल की खबर सेठ लल्लन के कानों तक पहुंच जाती है। अरे सेठ जी, सुनते हो, आज रामू अपनी फसल की कटाई कर रहा है। इस साल तो रामू की फसल बहुत ही अच्छी हुई है। क्या सही में? यह तो बहुत अच्छी खबर है। चलो देखते हैं। सेठ लल्लन रामू के पास पहुंच जाता है। अरे रामू, फसल तैयार हो गई है क्या? इस बार तो तुम्हारी फसल काफी अच्छी लग रही है। हाँ सेठ जी, इस बार मैंने धान की फसल लगाई है। काफी मेहनत करने के बाद इतनी अच्छी फसल हुई है। अब तो मैंने कटाई भी शुरू कर दी है। अरे रामू, तेरी मेहनत से कुछ नहीं हुआ है। ये तो मेरी उपजाऊ जमीन का कमाल है। तुम्हारी मेहनत हो या ना हो, फसल तो होगी ही। सेठ जी, खेत भले ही उपजाऊ हो, लेकिन अगर वहाँ मेहनत नहीं होगी तो फसल कैसे होगी? मैंने बहुत मेहनत की है। ज्यादा मत बोल रामू, मेहनत तो किराए के मजदूर भी करते हैं। असली कमाई का हकदार वही है जिसकी जमीन है। शर्त के मुताबिक अब जल्दी से मेरे हिस्से की आधी फसल निकाल, ताकि मैं चलूं यहाँ से। मुझे और भी काफी काम है। ये कहकर सेठ रामू से अच्छी अच्छी फसल लेकर चला जाता है और खराब फसल रामू के पास छोड़ देता है, जिसे देखकर रामू मायूस हो जाता है। ऊपर वाले, इतनी मेहनत करने के बाद बस इतनी सी फसल मेरे हाथ आई है। रामू ऐसे ही काम करता रहता है। कुछ महीनों के बाद रामू का बेटा पिंटू, जो शहर पढ़ने के लिए गया था, वो वापस गांव आ जाता है। गांव आने पर जब वो गांव का नजारा देखता है तो बहुत दुखी होता है। पिताजी, गांव का ऐसा हाल किसने किया? और सब लोग दुखी और निराश थे। आखिर बात क्या है? किसानों की यही किस्मत है सेठ। लल्लन जैसे लोग हमारी मेहनत का फायदा उठाते हैं। मेहनत हम करते हैं और फल सेठ लल्लन जैसे लोग खा जाते हैं। हमारे पास ना अपनी जमीन है और ना अपना अधिकार। बस मेहनत करते हैं और भूखे रहते हैं। किसानों की यह स्थिति सुनकर पिंटू बहुत दुखी हो जाता है और गुस्से में आ जाता है। पिताजी, आप चिंता मत कीजिए। अब ये अन्याय और नहीं चलेगा। आज से ही मैं खेती करूंगा और इस लालची सेठ लल्लन को
उसी की ही शर्तों में उसकी चालाकी का जवाब दूंगा। अगले ही दिन पिंटू सेठ लल्लन के घर पहुंच जाता है। कहो क्या बात है? सेठ जी, मैं रामूलाल का लड़का हूँ। मैं पिताजी की जगह पर इस बार मैं खेती करूंगा। मुझे ठेके पर कुछ जमीन चाहिए। क्या बात है, अब तुम खेती करोगे? जाओ, अभी तुम्हारे अंदर इतना दम नहीं है बच्चे। पढ़े लिखे लड़के खेती के नाम पर गधे साबित होते। नहीं सेठ जी, आप ऐसा मत बोलिए। मैं पढ़ा लिखा हूँ, लेकिन मैं हूँ किसान का बेटा ही ना। खेती करना मेरा धर्म है। चल ठीक है, मान लेता हूँ। वैसे भी आजकल काम का क्या रह गया है? सब पढ़ लिख कर ऐसे ही बेरोजगार ही तो घूम रहे हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सेठ जी। अरे धन्यवाद बाद में दे देना, पहले मेरे नियम और कुछ शर्तें सुन लो। क्या शर्त है सेठ जी, बताइए। सेठ लल्लन कुछ सोचने लगता है। ये तो बच्चा है, इस बार इसे कुछ ऐसी शर्त बताओ जिससे इसकी सारी फसल मेरी हो जाएगी। वैसे भी इसका पिता रामू हर साल गेहूं की फसल लगाता है, तो ये बेवकूफ भी गेहूं ही लगाएगा। अच्छा पिंटू सुनो, तुम जो भी फसल लगाओगे उसका आधा मैं रखूंगा और आधा तुम रखोगे, लेकिन ऊपर का हिस्सा मैं रखूंगा और नीचे का हिस्सा तुम्हारा होगा। अगर मेरी ये शर्त मंजूर है तो बोलो। ठीक है सेठ जी, मुझे आपकी शर्त मंजूर है, ऐसा ही होगा। अगले दिन से पिंटू खेतों पर काम करना शुरू कर देता है। पिंटू ने इस बार धान के बदले आलू की फसल लगाई और कुछ महीने बाद फसल तैयार हो गई। आलू की वो फसल बहुत ही अच्छी हुई। अब पिंटू खेत से आलू निकालने लग जाता है। वहां फसल की खबर मिलते ही सेठ लल्लन पिंटू के पास पहुंच जाता है। अरे पिंटू, शर्त याद है ना तुम्हें? आधा मेरा और आधा तुम्हारा। हाँ हाँ सेठ जी, मुझे सब कुछ याद है। आधा आपका और आधा मेरा। और आपने कहा था कि नीचे का हिस्सा मेरा होगा और ऊपर का हिस्सा आपका होगा, तो आप ऊपर का हिस्सा ले सकते हैं। अरे सेठ जी, इसने तो चालाकी मार दी। यह धान का फसल नहीं है। अरे मैं क्या करूंगा इस घास फूस को लेकर, जबकि सारे आलू तुम ले रहे हो। अरे आप ही की शर्त है सेठ जी, आप ही ने बताया था, और अब आप शर्त मानने को तैयार नहीं है। मैं कुछ नहीं जानता, आप अपना ऊपर का हिस्सा ले जाए। इस तरह पिंटू ने चालाकी दिखाते हुए लालची सेठ को मुंह तोड़ जवाब दिया। पिंटू सभी आलू लेकर घर आ गया और घास फूस उस सेठ के हिस्से छोड़ आया। अरे मालिक, पूरे गांव में आज तक आपके सामने किसी ने चालाकी दिखाने की हिम्मत नहीं की, और ये पिंटू का बच्चा आपको इतनी आसानी से बेवकूफ बना गया। अरे वो बच्चा मुझे क्या बेवकूफ बनाएगा? आने दो उसे। इस बार तो मैं उसको ऐसा सबक सिखाऊंगा कि मुझसे दोबारा उलझने की कोशिश नहीं करेगा। कुछ दिन के बाद पिंटू दोबारा सेठ के घर जाता है। कैसे हो सेठ जी? कहो लड़के, इस बार क्या चाहिए तुम्हें? आपकी जमीन ठेके पर चाहिए सेठ जी। ठीक है, तो मेरी इस बार की भी शर्त सुन ले लड़के। इस बार तेरी कोई चालाकी नहीं चलेगी। इस बार फसल के नीचे का हिस्सा मैं लूंगा और ऊपर का हिस्सा तेरा होगा। बोल, मेरी ये शर्त मंजूर है? मुझे मंजूर है सेठ जी, इस बार ऊपर का भाग मेरा ही होगा। इस तरह पिंटू सेठ लल्लन से बात करने के बाद घर आ जाता है और इस बार दोबारा खेती करने की तैयारी में जुट जाता है। पिंटू इस बार गेहूं की फसल लगाता है और कुछ महीनों बाद फसल काफी अच्छी उग जाती है। अरे वाह, इस बार तो गेहूं की फसल खूब लहरा रही है। मजा ही आ गया। आने दो अब उस लालची लल्लन को, फिर मजा चखाता हूँ उसको। कुछ दिन के बाद सेठ पिंटू के पास आता है। जैसे ही सेठ गेहूं के खेत पर पहुंचा, उसका दिमाग चकराना शुरू हो गया। अरे ये क्या, इसने तो इस बार गेहूं की फसल लगा दी है। ये लड़के के बारे में जितना मैं सोच रहा था उससे कहीं ज्यादा होशियार निकला। नमस्ते सेठ जी, कैसे हैं आप? देखिए सेठ जी, इस बार मैंने गेहूं की खेती की है और आपकी शर्त के मुताबिक इस फसल के ऊपर का हिस्सा मेरा होगा और नीचे का हिस्सा आपका होगा। इस तरह पिंटू ने अपनी होशियारी से सेठ लल्लन को दोबारा बेवकूफ बना दिया और सेठ एक बार फिर से धोखा खाकर आग बबूला हो गया। अरे मालिक, उस छोटे से बच्चे का दिमाग तो देखिए। आप जैसे इतने बड़े चालबाज को फिर से बेवकूफ बना दिया। पिंटू गेहूं की कटाई करके सारे गेहूं अपने घर ले आता है। पिंटू और रामू दोनों ही बहुत खुश थे। कुछ दिनों बाद फिर से फसल उगाने का समय आया। चलो आज उस सेठ के साथ दोबारा मुलाकात करता हूँ और इस साल भी ठेके पर जमीन लेकर फसल उगाता हूँ। देखता हूँ इस बार शर्त में वो सेठ कौन सा खुराफाती दिमाग लगाता है।
ये सोचकर पिंटू उस सेठ के पास दोबारा पहुंच जाता है। अच्छा, तो तुम मुझसे मिलने दोबारा आ गए। अब क्या खेल खेलना चाहते हो मेरे साथ? देखो, बच्चे ज्यादा होशियार बनने की कोशिश मत करना। मैं भी सेठ लल्लन हूँ। मुझे होशियारी नहीं आती सेठ जी। मैं तो एक किसान का बेटा हूँ। होशियार तो आप लोग हो जो गांव के गरीब किसान की मजबूरी का फायदा उठा रहे हो। अपने जबान पर काबू रख लड़के। ये क्या बक रहा है? जिस काम के लिए आया है वो बात कर। यहाँ ज्ञान बांटने की जरूरत नहीं है। सेठ जी, चलिए एक काम की बात करते हैं। मुझे इस बार भी आपकी जमीन ठेके पर चाहिए। बताइए, इस बार आपकी क्या शर्त है? शर्त तो है तो खुद को बड़ा होशियार समझता है ना बच्चे। चल, इस बार फसल के नीचे का और ऊपर का हिस्सा मेरा होगा और बीच का हिस्सा तेरा होगा। अब बोल, मेरी ये शर्त मंजूर है तुझे? बिल्कुल मंजूर है सेठ जी, जैसा आप कहिए। चलो मैं जाता हूँ। मुझे अब फसल उगाने की तैयारी भी करनी है। लालची सेठ की बातें मानकर पिंटू घर चला जाता है। वो फिर से फसल की तैयारी में लग जाता है। क्या बात है सेठ जी, आपने तो जबरदस्त शर्त रखी है। ऊपर का भी हिस्सा आपका और नीचे का भी हिस्सा आपका। बिल्कुल सही कहा घोचू। इस बार मैंने ऐसी शर्त रखी है कि वो पिंटू मेरे से बच ही नहीं पाएगा। अब देखता हूँ कि इस बार वो पिंटू का बच्चा कैसे बचता है। सेठ और उसका चमचा घोचू खेत को देखने के लिए आते हैं। अरे सेठ जी, यह पिंटू तो आपका भी बाप निकला। देखो जरा, उसने इस बार कौन सी फसल लगाई है? अरे ये क्या, ये तो गन्ने की फसल है। अब बताओ भला, ऊपर का और नीचे का हिस्सा मेरा होगा और बीच का हिस्सा उसका होगा। मतलब मेरे हिस्से में इस बार भी झाड़ फूस ही आना है। मैं इस बार भी बेवकूफ बन गया। मान गए इस किसान के बच्चे के दिमाग को। अरे आइए आइए सेठ जी, कैसे हो आप? और आप दोनों में क्या बात चल रही है, जरा मुझे भी बताओ। अच्छा, एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। तुमने मुझे इस बार भी बेवकूफ बना दिया। मैं भला आपको क्या बेवकूफ बनाऊंगा सेठ जी? आप तो दुनिया को बेवकूफ बनाते हो। देखो सेठ जी, इस बार मैंने गन्ने की फसल लगाई है और आपकी शर्त के मुताबिक इस फसल के ऊपर और नीचे का हिस्सा आपका और बीच का हिस्सा मैं लेकर जाऊंगा। अरे ओ किसान के बच्चे, सेठ जी को ज्यादा होशियारी दिखाने की कोशिश मत करना। बेईमानी और धोखाधड़ी में वो सबके बाप है। बाप, ये खेत भी हमारा है और फसल भी हमारी है। अरे ओ घोचू, बसकर चिल्लाने की जरूरत नहीं है। शायद ये हमारी ही करनी का फल है। मैंने भोले भाले इन किसानों को बहुत ठगा है। आज पहली बार हमसे किसी ने पंगा लिया है और इस लड़के ने मेरी आंखें खोल दी हैं। मैं समझ चुका हूं कि अब मैं किसी किसान को परेशान नहीं करूंगा। सबकी मेहनत का बराबर पैसा दूंगा और जितने भी किसानों की जमीन मेरे पास गिरवी है, मैं वो सब वापस कर दूंगा। इस तरह पिंटू अपनी मेहनत और चतुराई से उस लालची सेठ को सही रास्ते पर ले आया और सेठ ने सभी किसानों की जमीन और पैसा उनको वापस कर दिया। उस दिन के बाद उस गांव के सभी किसान खुशी खुशी रहने लगे। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी तो लाइक जरूर करें और ऐसी ही मजेदार कहानियों के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। तो मिलते हैं एक और अनोखी कहानी में। तब तक स्वस्थ रहे, मुस्कुराते रहे।